स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। शुरू करते हैं डकैती का जादूगर भाग 9। शाम के 6 बज रहे थे। देवराज चौहान आगे वाली कार का पीछा करते मलाड की व्यवसायिक इमारत तक आ पहुंचा था, जो कि 4 मंजिला थी। आगे की कार वाला व्यक्ति 3 घंटे डायमंड वॉल्ट के भीतर बिताकर बाहर निकला था। वो किसी भी तरफ से वॉल्ट का कर्मचारी नहीं लग रहा था। कोई कस्टमर होता तो उसे इतनी देर तक वॉल्ट में नहीं रहने दिया जाता। देवराज चौहान जानना चाहता था कि ये व्यक्ति है कौन। उसकी उम्र 40 वर्ष के करीब थी। वो सामान्य कद काठी का था। उस व्यावसायिक इमारत के भीतर पार्किंग में उसने कार लगाई और कार में से काले रंग का बैग थामे इमारत के मुख्य गेट की तरफ बढ़ता चला गया। देवराज चौहान ने भी फौरन कार को पार्क किया और तेजी से उसके पीछे चल दिया। तभी किसी ने जगमोहन तभी किसी ने देवराज चौहान के कंधे पर हाथ रखा। देवराज चौहान फौरन पलटा। पीछे जगमोहन को पाकर देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। तुम अभी अभी जिसके पीछे यहाँ आए हो वो सुजीत केशवानी है, जगमोहन ने कहा। सुजीत केशवानी? जो ग्लोबल एजेंसी में काम? वही। वो डायमंड वॉल्ट की सिक्योरिटी की परेशानियां ठीक करता है। कहाँ दिखा वो तुम्हें? डायमंड डायमंड वॉल्ट के भीतर 3 घंटे लगा कर आया था, इसलिए इसका पीछा करके इसके बारे में जानना चाहा, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। तुम यहाँ इसी केशवानी की वजह से हो? मैं कई घंटों से यहाँ हूँ और रजत पांडे केशवानी के बारे में पता कर रहा था। इसी इमारत में ग्लोब एजेंसी का ऑफिस है। कोई खास बात पता लगी केशवानी के बारे में कि ये 3 भाई हैं? बाकी के 2 अहमदाबाद में बाप के साथ दुकान और खेतीबाड़ी की जमीन संभालते थे। वो जमीन 3-4 करोड़ की थी। साल भर पहले पिता की मौत हो गई और दोनों भाइयों ने सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवाकर सुजीत केशवानी को किनारे कर दिया। केशवानी ने बहुत कोशिश की कि उसे भी जायदाद में से हिस्सा मिल सके। इस कोशिश में भाइयों से झगड़ा हुआ और अब अहमदाबाद में उसके पास जाने को जगह नहीं बची। बाप की पूरी जायदाद पर दोनों भाई कब्जा किए बैठे हैं। सुजीत केशवानी इस वक्त जिंदगी से सड़ा पड़ा है। तुम्हारा मतलब कि इससे हम बात करें तो ठीक रहेगा? पता चला है कि बाप की जायदाद हाथ निकलने के बाद बहुत कंजूस हो गया है। बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी में डाल दिया। पहले 2 कमरों का घर किराए पर ले रखा था, उसे छोड़कर अब एक कमरे का ले लिया है। मतलब कि पहले तो उसे आशा थी कि बाप की जायदाद मिलेगी। वो लापरवाह था पैसे जमा करने में। अब जबकि हाथ से बाप की जायदाद निकल गई तो पैसा इकट्ठा करने का होश आ गया है, देवराज चौहान बोला। केशवानी अपने ऑफिस के लोगों को ब्याज पर पैसा भी देता है? फिर तो ये हमारे काम आ सकता है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मैं यहाँ केशवानी के दिखने की आशा कर रहा था कि उससे बात कर सकूं। मैं तो उसे तभी पकड़ लेता जब कार से बाहर निकल रहा था, परंतु तुम्हारी कार उसके पीछे आती देखी तो रुक गया। हम यहीं रहकर उसके बाहर आने का इंतजार करेंगे। रजत पांडे के बारे में कोई खास बात पता चली? इतना ही कि वो शरीफ ईमानदार है, अपने काम से मतलब रखता है। फिर तो हमें केशवानी को ही तैयार करना होगा कि वो हमसे बात करे, वॉल्ट के बारे में सब कुछ बताए, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। केशवानी वॉल्ट के सारे सुरक्षा सिस्टमों की जानकारी रखता होगा। आज मुझे ऐसा कोई नहीं मिल सका जिससे वॉल्ट के बारे में कुछ पता किया जा सके, सिर्फ केशवानी ही। इसी पल देवराज चौहान का फोन बजने लगा। दूसरी तरफ जैम डिमोरा था। तुमने कल से कोई फोन नहीं किया, बताया नहीं कि वॉल्ट के बारे में क्या कदम उठा रहे हो? उसी पर काम हो रहा है। क्या किया अब तक? पल पल की खबर तो तुम्हें देने से रहा, किसी नतीजे पर पहुंचकर तुम्हें फोन कर दूंगा। मतलब कि लगे हुए हो। तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है इस काम की, जैम डिमोरा। मैं बात ये नहीं है कि किसे ज्यादा चिंता है, बस मुझे फिक्र है अपने डायमंड्स की, जवाहरातों की। तुम नहीं समझ सकते कि उन हीरों को इकट्ठा करने में मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। जाने कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बेहतर होगा कि तुम अपना ध्यान विनय बरूटा पर लगाओ, देवराज चौहान ने कहा। मेरे आदमी विनय बरूटा को ही ढूंढ रहे हैं।
उसने जो किया है मेरे साथ, उसकी सजा भुगतनी होगी। सोहनलाल का ध्यान रखना, वो मजे में है। तुम वॉल्ट से मेरा माल निकाल कर मुझे दो। गिरीश सोनी तुम्हें डकैती का जादूगर कहता है, परंतु उसे भी इस बात का भरोसा नहीं कि तुम डायमंड वॉल्ट में डकैती करने में सफल हो जाओगे। उसका ख्याल काफी हद तक ठीक है। यह सच में कठिन काम लग रहा है डिमोरा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम जरूर सफल हो जाओगे। तुम कुछ भी सोच सकते हो, परंतु काम मैंने करना है। और अभी तक तो यही लग रहा है कि डायमंड वॉल्ट में डकैती कर पाना असंभव सा है। उन्होंने तगड़ा इंतजाम कर रखा है, वो लोग बेवकूफ नहीं है। तुम्हें ये काम करना होगा। तुम देवराज चौहान ने फोन बंद किया और जगमोहन से बोला। विनय बरूटा ने बहुत सोच समझकर जैम डिमोरा के हीरे जवाहरात डायमंड वॉल्ट में रखे होंगे। उसे विश्वास रहा होगा कि डायमंड वॉल्ट से कोई भी जबरदस्ती उन्हें नहीं निकाल सकता। बरूटा का यह फैसला काफी हद तक सही भी तो है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वो जैम डिमोरा के हीरे जवाहरात लूटने की देर से प्लानिंग कर रहा होगा। जैम डिमोरा से दोस्ती का खूब फायदा उठाया बरूटा ने। डिमोरा सोचता है कि वो बरूटा को ढूंढ लेगा, पर बरूटा इतना बेवकूफ नहीं कि डिमोरा के हाथ लग जाए। रघु माया की हत्या करके सीधा बरूटा के पास उसके ठिकाने पर पहुंचा, और गिरीश सोनी का एजेंट माया के फ्लैट से ही उसके पीछे पड़ गया होगा। इसी से बरूटा का राज फाश हो गया कि वही पावड़े के पीछे है, वरना शायद ये बात कभी पता भी न चलती। लेकिन बरूटा ने इन तीनों की हत्या क्यों? तीनों की नहीं, उसने सिर्फ रघु को शूट किया। रघु ने माया और विक्की पावड़े की हत्या की, क्योंकि दोनों हत्या का एक ही ढंग से की गई है। परंतु ये सब हुआ क्यों होगा, इस बारे में बरूटा ही बता सकता है कि वजह क्या रही। बरूटा की धोखेबाजी से जैम डेमूरा को तकलीफ तो बहुत हुई हो रही होगी, पर वो बरूटा को ढूंढ नहीं सकेगा। डायमंड वॉल्ट में डिमोरा वाली दौलत रखकर विनय बरूटा निश्चिंत तो नहीं हो गया होगा, जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। क्या पता उसकी निगाह वॉल्ट पर ही हो कि अब क्या होता है। तुम्हारा मतलब कि हम बरूटा की नजर में हैं? देवराज चौहान बोला। क्या पता। अगर बरूटा को खबर लग गई है कि डिमोरा को डायमंड वॉल्ट के बारे में पता चल गया है, तो संभव है वो वॉल्ट पर या हम पर नजर टिकाए हुए हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर सोहनलाल उस तिजोरी को खोलने में सफल नहीं होता, तो तब क्या होता? जगमोहन बोला। फिर तो बरूटा की योजना असफल हो जाती। क्या बरूटा इतनी हल्की गेम खेलेगा कि डिमोरा की दौलत हाथ से निकल जाए? जगमोहन ने कहा। क्या पता बरूटा को विश्वास हो कि सोहनलाल तिजोरी खोल लेगा। मुझे नहीं लगता बरूटा ने ऐसा सोचा होगा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। अगर सब कुछ ऐसे ही हुआ है जैसे हम सोच रहे हैं, तो बरूटा ने दूसरा इंतजाम भी कर रखा होगा तिजोरी खोलने का। दूसरा इंतजाम? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। बेशक उसने कोई और रास्ता भी देख रखा होगा, अगर सोहनलाल से तिजोरी नहीं खुली तो। मेरे ख्याल में जैम डिमोरा ने दौलत रखने में जगह के चुनाव में गलती कर दी। बेहतर होता कि वो डायमंड वॉल्ट में दौलत रखता, वहां सब कुछ सुरक्षित रहता, देवराज चौहान ने कहा। जैम डिमोरा ऐसा जरूर करता अगर विनय बरूटा ने उसे ऐसा करने का रास्ता दिखाया होता। डायमंड वॉल्ट तो बरूटा ने अपने लिए चुन रखा था कि डिमोरा का माल हथियाकर दौलत को खामोशी से डायमंड वॉल्ट में रख देगा और फिर चोर चोर का शोर डाल देगा। यही उसने किया। जैम डिमोरा तो हांगकांग से इंडिया शिफ्ट हो रहा था। उसे डायमंड वॉल्ट के बारे में कैसे पता चलता कि दौलत को वहां रखना सुरक्षित है? उसने सोचा होगा कि इंडिया पहुंचकर धीरे धीरे सारी सेटिंग कर लेगा। परंतु विनय बरूटा ने उसे ऐसा झटका दिया कि अभी तक जैम डिमोरा का सिर घुमा हुआ है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। अगला दृश्य। शाम तब शाम के 7:30 बज रहे थे। कुछ ही देर में अंधेरा छा जाना था। वाहनों की हेडलाइट जलनी शुरू हो गई थी। उस व्यावसायिक इमारत में भी रोशनियां ऑन हो उठी थी।
पार्किंग में खड़ी कारें और अन्य वाहनों का जाना शुरू हो गया था। अब आने वाले वाहनों की संख्या कम हो गई थी। देवराज चौहान और जगमोहन देवराज चौहान वाली कार में बैठे थे और बाहर नजर रखे थे कि तभी देवराज चौहान ने सुजीत केशवानी को किसी के साथ पार्किंग की तरफ आते देखा। केशवानी और साथ वाले व्यक्ति ने एक जैसा लेदर का काला बैग उठा रखा था। दूसरे की लंबाई ज्यादा थी। केशवानी के मुकाबले वो कुछ पतला था। केशवानी आ रहा है, उसके साथ कोई है, देवराज चौहान बोला। जगमोहन ने उस तरफ देखा और कह उठा, वो रजत पांडे है। ये दोनों ही डायमंड वॉल्ट की सुरक्षा लाइन के फॉल्ट ठीक करते हैं। दोनों इकट्ठे हैं, बात नहीं हो सकेगी। देवराज चौहान की निगाह इस तरफ आते उन दोनों पर थी। वो दोनों पार्किंग तक पहुंचे और एक जगह रुककर बातें करने लगे। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह उन दोनों पर टिकी रही। 10 मिनट बाद उन दोनों को हाथ मिलाते देखा। वो अलग हो रहे थे। फिर रजत पांडे पार्किंग के दूसरी तरफ बढ़ गया। सुजीत केशवानी बैग थामे इधर अपनी कार के पास आ गया। उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और बैग भीतर सीट पर रखा, फिर दरवाजा बंद करके ड्राइविंग डोर खोला और भीतर जा बैठा। दरवाजा बंद किया। इससे पहले कि कार स्टार्ट कर पाता, दूसरी तरफ वाला बगल का दरवाजा खुला और देवराज चौहान भीतर आ बैठा। ए, कौन हो तुम? ये क्या कर रहे? सुजीत केशवानी ने चौंक कर कहना चाहा। तुम सुजीत केशवानी हो? देवराज चौहान ने दोस्ताना भाव में बोला। हाँ हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। केशवानी जल्दी से कह उठा। मैं ये भी जानता हूं कि साल भर पहले तुम्हारे पिता का निधन हो गया था। ये कैसे जानते हो? तुम्हारे दोनों भाइयों ने पिता की जायदाद पर कब्जा जमा लिया और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, देवराज चौहान ने कहा। केशवानी हैरानी से देवराज चौहान को देखने लगा। ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? मैं ये भी जानता हूं कि तुम अपनी कमाई से खुश नहीं हो। 2 कमरों का घर छोड़कर एक कमरा किराए पर ले लिया। बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डाल दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? केशवानी ने सिर को झटका दिया, पुनः देवराज चौहान को देखा। तुम आखिर हो कौन? केशवानी झल्ला सा उठा। मेरा नाम देवराज चौहान है। मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। मैं तुम्हें कुछ पैसे देने आया हूं। पैसे देने? क्यों दोगे तुम पैसे? केशवानी कुछ परेशान सा दिखा। मैं तुम्हें कुछ लाख दे सकता हूं। कुछ लाख? 5 लाख? 5 लाख? केशवानी का मुंह खुला रह गया। तुम पागल तो नहीं हो जो? बदले में मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। डायमंड वॉल्ट के बारे में जानकारी, वहां के सुरक्षा सिस्टम की जानकारी, हर वो जानकारी जो तुम जानते हो मुझे बता दो। मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। देवराज चौहान ने दोस्ताना अंदाज में बात की। केशवानी हक्का बक्का सा देवराज चौहान को देखता रह गया। देवराज चौहान भी केशवानी को देख रहा था। तो तुम डायमंड वॉल्ट की जानकारी चाहते हो? क्यों? केशवानी भड़क उठा। डकैती करनी है वहां? हाँ। क्या? केशवानी अचकचा उठा। डायमंड वॉल्ट में डकैती करनी है, देवराज चौहान बोला। तभी तो तुमसे जानकारी मांग रहा। तुम्हारा दिमाग खराब है जो सोचते हो कि मेरे से कुछ जान लोगे। डायमंड वॉल्ट की बातें किसी को बताना मना है। ये मेरी नौकरी का हिस्सा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। कार से बाहर निकल जाओ। तुमने अपने ही ऑफिस में कलीग को ब्याज पर पैसा दिया हुआ है। ऐसे इंसान को 5 लाख मिल जाए तो क्या बुरा है? वो अलग बात है, पर मैं तुम्हें वॉल्ट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। कार से निकलो। केशवानी उखड़ा। मेरी बात मानकर तुम लाखों रुपया कमा सकते हो। तुम मुझे फंसाओगे। डायमंड वॉल्ट में कोई भी डकैती करने में सफल नहीं हो सकता। कल को तुम फंसोगे और पुलिस को बता दोगे कि मैंने तुम्हें वहां से के बारे में जानकारी दी है। मैं भी जेल में चला जाऊंगा, केशवानी ने गुस्से से कहा। तुम अभी के अभी मेरी कार से बाहर निकल जाओ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए कि ना तो मैं फंसूंगा और ना ही तुमसे जानकारी लेने के बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं तुम्हें 5 नहीं 10 लाख दूंगा। तुम मुझे
10 लाख? केशवानी की जुबान लड़खड़ाई। अभी का अभी? अभी? बिल्कुल अभी। पहले 10 लाख दो, फिर वॉल्ट के बारे में बताओ। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। केशवानी ने बेचैनी से पहलू बदला। क्या सोच रहे हो? देवराज चौहान बोला। "प- पुलिस। विश्वास रखो मेरा, ये तुम्हारा मेरा मामला है। पुलिस बीच में कभी नहीं आएगी। मेरी बातों का जवाब देकर तुम 10 लाख कमा सकते हो। जानकारी दो, पैसा लो, और सब कुछ भूल जाओ। बात खत्म। बात खत्म? केशवानी ने देवराज चौहान को देखा। कुछ अंधेरा होने वाला था। हाँ, मैं तुम्हारा विश्वास कर लूं? केशवानी की आवाज में व्याकुलता भरी पड़ी थी। कर लो, फायदे में रहोगे। ये बात तुम्हारे मेरे पर ही खत्म हो जाएगी। तीसरे को पता नहीं लगेगा? नहीं। केशवानी ने पुनः पहलू बदला। देवराज चौहान उसकी हालत समझ रहा था। केशवानी तैयार होने जा रहा था, खुद को तैयार कर रहा था कि 10 लाख कमा सके। वो बताना नहीं चाहता था, परंतु अभी मिलने वाले 10 लाख छोड़ने को भी तैयार नहीं था। तुम सच में वॉल्ट में डकैती करोगे? केशवानी ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर पूछा। हाँ। ये बच्चों का काम नहीं। तुम पकड़े जाओगे या मारे जाओगे, इस बात की फिक्र तुम मत करो। मुझे डर है कि अगर तुम पकड़े गए तो मेरे बारे में पुलिस को फिर वही बात। डरो मत, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। पकड़ा गया तो तुम्हारा नाम कभी मेरे होंठों पर नहीं आएगा। मेरी जबान का भरोसा करो। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम सफल हो जाओगे। उसने इनकार में सिर हिलाया। मैं फंसना नहीं चाहता। ठीक है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुमने डकैती मास्टर देवराज चौहान का नाम सुना है? हाँ, उसके बारे में कई बार अखबारों में। कहते कहते वो ठिठका। फिर अजीब से स्वर में देवराज चौहान को देखते कह उठा। तुम तुमने अपना नाम क्या देवराज चौहान ही बताया था ना? हाँ, वो डकैती मास्टर मैं हूँ। लोग, पुलिस, अखबार वाले, टीवी वाले मुझे यही संबोधन देते हैं। अंधेरा हो चला था। केशवानी की तेज तेज सांसें चलने की आवाज आने लगी। कई पल खामोशी से बीत गए। तुम सच कह रहे हो? हाँ। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुन रखा है, पर मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ही वो देवराज चौहान हो जो काफी मशहूर है डकैतियां डालने में। केशवानी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, क्या ना करे। वो उलझन में था। देवराज चौहान ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। कि किसे फोन कर रहे हो? तुम्हारा शक वहम दूर करने की कोशिश में हूं, देवराज चौहान ने कहा और फोन पर जगमोहन को आने को कहा। किसे बुलाया तुमने? केशवानी घबरा गया। सबसे पहले तो तुम मेरे से डरना छोड़ दो। दूसरी बात है, मुझ पर शक वहम मत करो। जो मैं कहता हूं उस पर भरोसा करो। मैं तुमसे जो भी कह रहा हूं वो सब कुछ सच है। मैं तुमसे दोस्तों की तरह बात कर रहा हूं। लेकिन तुमने किसे बुलाया है? वो मैंने अपने दोस्त जगमोहन को बुलाया है। उसके मुंह से सुन लेना मेरा परिचय, फिर फैसला लेना। देवराज चौहान बोला। तभी देवराज चौहान की तरफ का दरवाजा खुला। अंधेरा होते वातावरण में जगमोहन का चेहरा दिखा। इसे बताओ कि मैं कौन हूं, देवराज चौहान ने कहा। क्या? जगमोहन ने उलझन में पड़ते झुककर केशवानी को देखने की कोशिश की। जो कहा है वो करो, देवराज चौहान बोला। तुम देवराज चौहान हो? मैं क्या करता हूँ? कौन सा देवराज चौहान हूँ? डकैती मास्टर देवराज चौहान। जाओ। जगमोहन ने दरवाजा बंद किया और चला गया। अब भरोसा हुआ तुम्हें? देवराज चौहान ने केशवानी से कहा। पर तुमने कहा था कि बात हम दोनों तक ही रहेगी। केशवानी ने जल्दी से कहा। परंतु ये जगमोहन।
वो और वो और मैं एक ही हैं, बात मुझ तक ही रहेगी। केशवानी बार बार पहलू बदलने लगा। तुमने हर तरह से अपनी तसल्ली कर ली हो तो अब मुद्दे पर आ जाएं। देवराज चौहान ने कहा। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो सुनकर तुम्हें लगेगा कि तुम डकैती नहीं कर सकते, तो मेरे से पैसे वापस ले लोगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम 99% डायमंड वॉल्ट में डकैती नहीं कर सकते। वहां सुरक्षा है ही ऐसी। 1% तो चांस है ना। मेरे लिए उतना ही काफी है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मर्जी तुम्हारी। केशवानी एकाएक संभला सा दिखा। मैं 20 लाख लूंगा। 20 लाख? हाँ। तुम वॉल्ट में रखी इतनी बड़ी दौलत तक पहुंचने की सोच रहे हो, तो मैं 20 लाख मांगने का हक रखता हूं। केशवानी ने जैसे तैसे हिम्मत करके कहा। तुम बहुत बड़े डकैती मास्टर हो। देवराज चौहान ने उसी पल फोन पर जगमोहन से बात की। जो कार मैं लेकर आया हूं उसकी डिग्गी में 25 लाख रखा है, उसमें से 20 लाख ले आओ। देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद करके सिगरेट सुलगाने लगा। तो तुम हमेशा ही इतना पैसा रखते हो कार की डिग्गी में? केशवानी ने पूछा। कभी कभी, जब पता हो कि जरूरत पड़ सकती है। 5 मिनट में जगमोहन एक बड़ा सा लिफाफा ले आया। रखो, ये 20 लाख हैं, गिन लो, देख लो, तसल्ली कर। इस अंधेरे में कहाँ गिन पाऊंगा। केशवानी लिफाफा थामता कह उठा। इतना भरोसा तो मुझे तुम पर होना ही चाहिए। मैं जरा ये डिग्गी में रख लूं। अब ये पैसा मेरा हुआ ना? हाँ, डिग्गी में रख लो। केशवानी फौरन उस लिफाफे को डिग्गी में रखाया और कम से कम 10 बार डिग्गी को चेक किया कि वो ठीक से बंद हो गई है। फिर वापस स्टेयरिंग पर आ बैठा। उसका दिल जोरों से बज रहा था। तुम पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। ये भी कार में बैठेगा? ये सिर्फ सुनेगा जो तुम बताओगे, बीच में नहीं बोलेगा। बात मैं ही करूंगा। देवराज चौहान ने कहा। अब सुनो, मैं डायमंड वॉल्ट की सुरक्षा के बारे में हर बात जानना चाहता हूँ। उतना जानना चाहता हूँ जितना कि तुम जानते हो। कोई बात बताने में छूट ना जाए, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। वो बात भी बताओ जो तुम बताना जरूरी नहीं समझते। मेरी बात याद है ना कि तुम डायमंड वॉल्ट में डकैती नहीं कर सकोगे। उसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सब कुछ सुनने के बाद तुम 20 लाख वापस नहीं लोगे। वो तुम्हारा है, उसे मैं भूल चुका हूं। अब आगे की बात करो। मेरा नाम भी तुम पुलिस के सामने नहीं लोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। देवराज चौहान ने कहा। वॉल्ट के भीतर केबिन किस चीज को कहते हैं? वॉल्ट में 4 फुट चौड़े और 5 फुट ऊंचे स्टील के बक्से बना रखे हैं। वो मजबूत और जबरदस्त ताले वाले बक्से हैं। वॉल्ट की भाषा में उन्हें केबिन कहा जाता है। वो कस्टमर की डिमांड पर किराए पर दिए जाते हैं। और क्या क्या है भीतर किराए पर देने को? छोटे लॉकर हैं जो कि 3 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े हैं, 1 फुट गहरे हैं। केशवानी ने बताया। लॉकर का मालिक इन्हें खींचकर पूरा का पूरा बाहर निकाल सकता है और बाद में वैसे ही भीतर डालकर उसे लॉक कर सकता है। इसके अलावा वॉल्ट में किराए पर देने को रूम भी हैं। रूम? हाँ, ये छोटे स्टोर की तरह होते हैं। 8 फीट गहरे या 8 फीट ऊंचे और इतने ही चौड़े। इनका दरवाजा कॉम्बिनेशन नंबर और चाबी से खोला जाता है। केशवानी ने गंभीर स्वर में कहा। दरवाजे पर 2 की होल हैं। मयंक होरे, जो कि वॉल्ट का मैनेजर है, कस्टमर के साथ भीतर जाता है। कस्टमर अपनी चाबी एक की होल में लगाकर घुमाता है, तो मयंक होरे उस कमरे के लॉक की चाबी दूसरे की होल में डालकर घुमाता है और चाबी निकाल कर ले जाता है। तब कस्टमर कॉम्बिनेशन नंबर सेट करता है और कमरे के दरवाजे का लॉक खुल जाता है। कॉम्बिनेशन नंबर वॉल्ट वाले सेट करके कस्टमर को देते हैं? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, परंतु कस्टमर अपनी पसंद का कॉम्बिनेशन नंबर भी सेट कर सकता है। ये बात कस्टमर को बता दी जाती है। अधिकतर कस्टमर अपनी पसंद का नंबर ही सेट कर लेते हैं। अगर कॉम्बिनेशन नंबर सेट करने वाला व्यक्ति मर जाए तो उस स्थिति में दरवाजा कैसे खुलता है? तब उस कंपनी के व्यक्ति को बुलाया जाता है जो कमरे के वारिसों की मौजूदगी में कॉम्बिनेशन नंबर को तोड़कर दरवाजा खोल देता है। वॉल्ट के नियम है कि वहां पर लॉकर, केबिन, रूम किराए पर लेते हुए
उसके वारिस का नाम, पता और उसकी पहचान के कागज जमा कराने होते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर कोई अपने वारिस होने का दावा करे तो वॉल्ट वालों को उसकी शिनाख्त में कोई परेशानी ना आए। मान लो कि कोई व्यक्ति मर जाता है और वारिस अपना दावा ठोकने नहीं आता, तो वॉल्ट का नियम है कि कस्टमर साल में एक बार अपनी जगह को ऑपरेट करने के लिए जरूर आएगा। नहीं आ सकता है तो फोन पर मयंक खोरे को अपना कोड बता देगा। अगर 3 साल तक कस्टमर नहीं आता, उसका फोन नहीं आता, तो वॉल्ट उसके लॉकर, केबिन, रूम यानी कि जो भी हो उसे अपने कब्जे में ले लेगा। बहुत सख्त नियम है, जगमोहन बोला। मयंक खोरे सख्ती से वॉल्ट के नियमों का पालन करता है। वो कम बोलने वाला, सख्त मिजाज बंदा है और वॉल्ट को ठीक ढंग से चला रहा है। वो बहुत मेहनत करता है, उसे सब कुछ संभालना पड़ता है। वो एक मिनट भी वॉल्ट में चैन से नहीं बैठता। वॉल्ट के सब काम ठीक ठाक चलने की वजह मयंक हो रही है। वो वॉल्ट का पार्टनर भी है। कितने पार्टनर हैं वॉल्ट के? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता। कौन कौन लोग हैं? ये भी नहीं जानता। वो कभी वॉल्ट में आते तो होंगे। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, उनके आने के बारे में कभी नहीं सुना। तुम अक्सर वॉल्ट में जाते रहते हो? मैं और रजत वॉल्ट की सिक्योरिटी की खराबियां ठीक करने जाते हैं। ग्लोब कंपनी ने वॉल्ट के फॉल्ट ठीक करने का काम हम दोनों को दे रखा है। हमारा आना जाना लगा ही रहता है। वॉल्ट वाले तुम दोनों पर भरोसा करते हैं? ऐसा सोचो भी मत। वो सब नियम के पक्के हैं। मैं या रजत पांडे जब भी जाते हैं, हमें हर बार अपना नंबर यानी कि कोड बताना पड़ता है। अंगूठे का प्रिंट देना पड़ता है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हम इसके बिना भीतर जा सकें। वॉल्ट के भीतर तुम लोगों पर निगाह रखी जाती है? पूरी तरह। हमें एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। मयंक खोरे हमारे पास ही रहता है, या सुधीर कावले हमारे पास रहता है। इसके बावजूद कि तब सीसीटीवी कैमरे से भी हम पर नजर रखी जा रही होती है, वो लोग हमें इधर उधर झांकने का भी मौका नहीं देते। वो बहुत सतर्क रहते हैं। वो पसंद नहीं करते कि कोई वॉल्ट की तरफ जाए। हमारा भीतर जाना उनकी मजबूरी है। हर 10 दिन में हमें वॉल्ट की सारी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी को चेक करना होता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई। कहीं पर कोई खराबी आ जाए तो हमें आधी रात को भी बुला लिया जाता है। हम 6 सालों से वॉल्ट से जुड़े हुए हैं, यही काम कर रहे हैं। यानी कि तुम लोगों की जरूरत वॉल्ट को पड़ती रहती है। हाँ। अब सिक्योरिटी के बारे में बताना शुरू करो, देवराज चौहान ने कहा। सुजीत केशवानी ने डायमंड वॉल्ट की सिक्योरिटी के बारे में बताना शुरू किया। वो बताता रहा, वक्त बीतता रहा। 40 मिनट वही बोलता रहा, सब कुछ बताता रहा। ज्यादातर वही बातें थी जो वो जान चुके थे, परंतु कुछ नई बातें भी थी। रात 9 बजे मयंक होरे खुद वॉल्ट के बंद दरवाजे को चेक करता है। तब होरे के घर जाने का वक्त होता है। इसके बाद वो दरवाजे के लॉक पर सुबह खोलने का 9 बजे का टाइम सेट करता है और लॉक का फाइनल बटन दबा देता है। दरवाजे का टाइम सेट? हाँ। वॉल्ट के दरवाजे का लॉक टाइम लॉक है। टाइम लॉक लगने के बाद दरवाजा नहीं खोला जा सकता। उस टाइम से पहले जो कि सेट किया गया है, वो हमेशा अगले दिन सुबह 9 बजे का टाइम सेट करता है, क्योंकि कस्टमर के आने का वक्त सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है। 9 बजे से पहले कोई वॉल्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो सफल नहीं होगा। ना तो चाबी काम करेगी, ना ही कॉम्बिनेशन नंबर। टाइम लॉक बखूबी अपना काम करता है। ये तो टेढ़ी बात हो गई, जगमोहन ने कहा। अगर कोई कस्टमर इमरजेंसी में आए तो तब भी वॉल्ट का दरवाजा नहीं खुलेगा? देवराज चौहान ने पूछा। मयंक खोरे चाहे तो खोल सकता है। कैसे? टाइम लॉक को कैंसिल करने के लिए एक रिमोट है, जो कि मयंक खोरे के पास होता है। उस रिमोट का बटन दबाते ही टाइम लॉक हट जाता है। उस रिमोट के बिना टाइम लॉक को हटाया नहीं जा सकता। उसका सिस्टम ही ऐसा है, केशवानी ने बताया। वॉल्ट का दरवाजा कैसे खुलता है? देवराज चौहान ने पूछा। वो स्टील का स्लाइडिंग डोर है। उस पर ऐसा स्टील लगा है कि उसे बम से भी नहीं उड़ाया जा सकता। यही हालत वॉल्ट की दीवारों की है।
दीवारों में ऐसी स्टील की चादर फिट की गई है कि दीवार को तोड़ पाना असंभव सा लगता है। वॉल्ट के दरवाजे पर 3 की होल हैं। होरे वॉल्ट का दरवाजा खोलते समय बारी बारी तीनों चाबियां लगाकर उन्हें घुमाता है। फिर कॉम्बिनेशन की प्लेट जो कि दरवाजे पर ही लगी है, उसमें से वो नंबर दबाता है जो कि सेट कर रखे होते हैं। ठीक नंबर दबने पर दरवाजे के ऊपर लगी हरी लाइट जलने लगती है। इसके बाद होरे नंबर प्लेट के ऊपर बनी जगह में अपने दाएं हाथ का अंगूठा दबाता है, मतलब कि अंगूठे का प्रिंट देता है। यहाँ भी फिंगरप्रिंट सिस्टम है, देवराज चौहान बोला। हाँ, जहाँ ही वो प्रिंट मैच होता है दरवाजा सरक कर खुल जाता है। इसका मतलब अगर किसी के पास चाबियां हों, कॉम्बिनेशन का पता हो, तब भी वो दरवाजा खोलकर भीतर नहीं जा सकता, क्योंकि फाइनली होरे का अंगूठे का प्रिंट काम करता है, देवराज चौहान ने कहा। सही समझे। जब तक होरे के अंगूठे का प्रिंट मैच नहीं करेगा वॉल्ट का दरवाजा नहीं खुलेगा, केशवानी बोला। जबरदस्त इंतजाम है, जगमोहन कह उठा। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि वॉल्ट को लूटा नहीं जा सकता, केशवानी ने बेचैनी से कहा। वॉल्ट का दरवाजा खोलने के दौरान सीसीटीवी उन्हें देख रहा होता है। कॉम्बिनेशन नंबर भी सीसीटीवी से देख लिया जाता होगा, देवराज चौहान बोला। होरे हर रात कॉम्बिनेशन नंबर बदल देता है। रात को जब वो दरवाजे का कॉम्बिनेशन नंबर बदल कर नया नंबर लगाता है, तो तब 2 मिनट के लिए रिमोट कंट्रोल को वो स्क्रीन बंद कर दी जाती है जहां वो दृश्य नजर आ रहा होता है। इस तरह कॉम्बिनेशन का नया नंबर कोई नहीं देख पाता, केशवानी ने बताया। अगर कंट्रोल रूम से स्क्रीन तब बंद न की जाए तो नंबर देखा जा सकता है। होरे का सख्त आदेश है कि रात को 9 बजे जब वो वॉल्ट के दरवाजे पर जाए तो वो वाली स्क्रीन ऑफ कर दी जाए। वॉल्ट में मयंक होरे की बात को टालने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। फिर वहां एक साथ 4 लोग काम कर रहे होते हैं। कोई नंबर देखना चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। माना कि अगर कोई नंबर देख भी लेता है तो उसका उसे कोई फायदा नहीं होगा। वॉल्ट का दरवाजा खोलने के लिए नंबर काफी नहीं है। 3 तरह की चाबियां और होरे के अंगूठे का निशान भी चाहिए। ये तो काफी पक्के इंतजाम है, देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़े। बहुत पक्के। वॉल्ट का दरवाजा खोलना तो दूर, वॉल्ट की इमारत में प्रवेश कर जाना भी कठिन है, केशवानी ने गंभीर स्वर में कहा। वॉल्ट का जासूस सुधीर कावले बहुत ही घटिया इंसान है। हर आने वाले को वो ऐसी नजरों से देखता है जैसे वो वॉल्ट लूटने आया हो। मैंने उसे कभी भी मुस्कुराते नहीं देखा। वो बेजान और सख्त सा इंसानी पुतला है। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। ये असंभव काम है जो तुम सोच रहे हो, केशवानी ने गहरी सांस ली। किसी और तरफ से वॉल्ट में प्रवेश करने की कमजोर जगह हो, देवराज चौहान बोला। नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना कि दीवार तक स्टील की है, केशवानी ने सिर हिलाकर कहा। एक बात और सुन लो कि अगर तुम वॉल्ट के भीतर प्रवेश कर भी जाते हो तो उसी पल उन्हें तुम्हारे भीतर होने की खबर लग जाएगी। कैसे? जब भी वॉल्ट का दरवाजा बंद होता है तो भीतर का सीसीटीवी कैमरा चालू हो जाता है। वॉल्ट के भीतर का सीसीटीवी कैमरा? देवराज चौहान हैरानी से केशवानी को देखने लगा। ये नहीं हो सकता, जगमोहन के होंठों से निकला। तुम लोगों का मतलब है कि वॉल्ट के भीतर सीसीटीवी कैमरा नहीं हो सकता? केशवानी बोला। कैसे हो सकता है? ये तो कस्टमर की प्राइवेसी का सवाल। प्राइवेसी कायम रहती है, उसमें खलल नहीं पड़ता, केशवानी ने सिर हिलाकर कहा। क्या मतलब? वॉल्ट के भीतर प्रवेश करते ही वहां छोटी सी लॉबी पड़ती है। गोलाई का रूप लिए वो लॉबी मात्र 15 फीट के दायरे में ही है और लॉबी में 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एक रास्ता लॉकर रूम की तरफ जाता है, दूसरे केबिनों की तरफ जाता है, तीसरा कमरों की तरफ जाता है। भीतर का कैमरा उसी लॉबी की छत पर लगा है। कंट्रोल रूम में बैठे लोग वॉल्ट के भीतर लॉबी और रास्तों पर भी नजर रखते हैं। जब वॉल्ट का दरवाजा खुलता है तो कैमरा खुद ब खुद बंद हो जाता है, मतलब कि कैमरा ऑफ हो जाता है। दरवाजा बंद होता है तो कैमरा चालू हो जाता है। वॉल्ट का दरवाजा उस कैमरे के लिए स्विच का काम करता है। सिस्टम ही ऐसे बना रखा है। ऐसे में वॉल्ट का दरवाजा बंद होने पर भीतर कैमरा चालू रहता है और कंट्रोल रूम से वहां नजर रखी जाती है।
मतलब कि हम बिना दरवाजा खोले वॉल्ट के भीतर पहुंच जाएं तो कैमरे की नजर में आ जाएंगे? हाँ, कहीं भी जाने के लिए उन रास्तों को तो पार करना ही होगा जिन्हें कैमरे कवर कर रहे हैं, केशवानी ने कहा। ये असंभव काम है। डायमंड वॉल्ट में कोई भी डकैती करने में सफल नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि वॉल्ट की इमारत के भीतर ही प्रवेश नहीं किया जा सकता, किसी भी हाल में नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वॉल्ट की इमारत में प्रवेश कर भी लिया जाए तो भीतर पहुंचते ही कंट्रोल रूम वाले अपनी स्क्रीनों पर तुम लोगों को देख लेंगे। मान लो वो आंखें बंद कर लेते हैं तो तुम लोग वॉल्ट का दरवाजा नहीं खोल सकते। कदम कदम पर समस्या है। मान लो कि तुम लोग वॉल्ट के भीतर प्रवेश कर भी जाते हो, भीतर रखे सामान पर डकैती कर भी लेते हो तो बाहर नहीं निकल सकते। वापसी पर वो सारी समस्याएं फिर सामने होंगी। डायमंड वॉल्ट एकदम सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित। डकैती सफल नहीं हो सकती तुम्हारी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन की तरफ से भी कोई आवाज नहीं आई। कुछ पल बीते तो देवराज चौहान ने कहा, कुछ और बताना चाहते हो? मेरे ख्याल में तो मैंने सब कुछ बता दिया है, केशवानी ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ रहा ना हो? मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं बचा। तुमने कभी सोच तुमने कभी ये तो सोचा होगा कि अगर कोई डकैती करे तो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसा सोचना अपने को धोखा देने जैसा है, केशवानी बोला। कोई चांस नहीं। वॉल्ट में कोई अलार्म सिस्टम है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। इतने इंतजाम होने पर अलार्म की क्या जरूरत बचती है? मयंक खोरे ने दो चार बार मेरे से पूछा जरूर कि अगर यहाँ अलार्म सिस्टम लगाया जाए तो कैसा रहेगा। मैंने हर बार उसे यही कहा कि अलार्म सिस्टम की जरूरत नहीं, अगर आप लगवाना चाहें तो जरूर लगाया जा सकता है। इसके बाद वो कुछ नहीं कहता। सुधीर कावले या मयंक होरे की कोई कमजोरी बता सकते हो? मैं इस हद तक उन्हें नहीं जानता। कि होरे का परिवार है? हाँ, वो पटेल में रहता है, लोअर परेल में रहता है और उसके बंगले पर सिक्योरिटी रहती है। और कावले? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो ऐसा इंसान नहीं है कि उससे कुछ पूछा जा सके। कुछ और बताओ। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया है। चाहो तो अपना नंबर दे दो, अगर कुछ याद आता है तो मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा। अब दोबारा तो मेरे से नहीं मिलोगे ना? केशवानी ने पूछा। तुम ये मानकर चलो कि अब भी हमारी मुलाकात नहीं हुई, देवराज चौहान ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जगमोहन भी कार से बाहर आ गया। तुम जाओ, देवराज चौहान ने दरवाजे की खिड़की पर अपना चेहरा लाकर केशवानी से कहा। अगला दृश्य। रात के 11:35। देवराज चौहान और जगमोहन बंगले पर मौजूद थे और अभी अभी डिनर लेकर हटे थे। दोनों के चेहरे पर गंभीरता और सोच के भाव ठहरे दिख रहे थे। सुजीत केशवानी की बातें सुनने के बाद दिमाग में अजीब सा तनाव भर आया था। दोनों में कोई खास बात नहीं हुई थी। खास तौर से वॉल्ट के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई थी। डिनर के बाद जगमोहन ने कहा, कॉफी बनाऊं? नहीं, मेरा तो मन नहीं है। अपने लिए बना लो। मैं तुमसे वॉल्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने उसे देखा। वॉल्ट की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हम वहां से जैम डिमोरा की दौलत बाहर नहीं निकाल सकते। मुझे तो किसी भी तरफ से कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही कि काम हो सके। तुम्हें क्या लगता है? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मेरे ख्याल में तुम भी यही मानोगे कि यह काम नहीं किया जा सकता, जगमोहन बोला। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। मैं वॉल्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सोच रहा हूँ। सोचने को है ही क्या? कहीं भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि काम किया जा सके। गुंजाइश बनाई जाती है, ये बात तो तुम जानते ही हो। तो तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर लोगे? जगमोहन ने अजीब स्वर में कहा। जैम डिमोरा की दौलत बाहर ले आओगे? अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा।
तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे कि खुद को मुसीबत में डाल लो, हम बच न सकें। सोहनलाल को बचाना है ना? देवराज चौहान ने गंभीर निगाहों से जगमोहन को देखा। जरूर बचाना है, परंतु हमें रास्ता बदलना होगा। वॉल्ट की डकैती का ख्याल छोड़कर जैम डिमोरा की गर्दन पकड़नी होगी। ये रास्ता मुझे बहुत आसान लगता है। इस तरह हम सोहनलाल को बचा सकते हैं। मैंने उस दिन जैम डिमोरा को पहचाना कि वो क्या चीज है। मैंने नोट किया कि वो खतरनाक और वहशी इंसान है। हालांकि उसने अपने हाव भाव से ये बात प्रकट नहीं होने दी, परंतु मैंने ये महसूस कर लिया। हांगकांग में जैम डिमोरा का अपना संगठन रहा है, तो यहाँ भी उसने अपनी ताकत का इंतजाम कर लिया होगा। ऐसे लोग कहीं भी रहें खामोश नहीं बैठते। उससे झगड़ा लेना आसान नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो हम ऐसा भी करेंगे, परंतु पहले वॉल्ट की तरफ ध्यान दो। अगर बात बन जाती है और हम दौलत को बाहर निकाल लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि हम वॉल्ट के भीतर जाकर दौलत बाहर नहीं ला सकते। हम इतनी जल्दी फैसला मत लो। सुरक्षा में ही असुरक्षा छुपी होती है। जहां सुरक्षा के बड़े से बड़े इंतजाम होंगे, वहां पर अवश्य कोई ऐसी चूक रह जाती है जो नजरों के सामने होते हुए भी किसी को नजर नहीं आती। देवराज चौहान ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि डायमंड वॉल्ट इतना सुरक्षित हो कि उसके भीतर ना पहुंचा जा सके? कुछ तो कहीं तो वॉल्ट के भीतर भी कैमरा लगा है। मैं उस कैमरे के बारे में नहीं सोच रहा। तो मैं वॉल्ट के भीतर जाने और बाहर निकलने का रास्ता सोच रहा हूँ। हमें उस हम भीतर पहुंच भी गए तो भीतर का कैमरा, अगर हमें भीतर पहुंचने का रास्ता मिल गया तो उस कैमरे का भी कोई इंतजाम हो जाएगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु कल हमने जैम डिमोरा से मुलाकात करनी है। क्यों? जगमोहन के होंठों से निकला। उसे समझाना है कि डायमंड वॉल्ट में हम डकैती नहीं कर सकते, उसकी दौलत को बाहर नहीं ला सकते। उसे वहां के सुरक्षा इंतजामों के बारे में बताएंगे कि वो समझ सके। देवराज चौहान ने कहा। और वो समझ जाएगा? जगमोहन का स्वर कड़वा हो गया। हम कोशिश करेंगे कि वो समझे और किसी अन्य समझौते के तहत सोहनलाल को वापस करने को तैयार हो जाए। वो तुम्हारी बात सुनेगा भी नहीं। वो सुनेगा। देवराज चौहान ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। वो अच्छी तरह सुनेगा कि हम क्या कह रहे हैं। हमारी बात को वो हवा में नहीं उड़ा सकता। नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। जगमोहन कुछ तनाव में दिखा। दूसरी तरफ बेल गई। लंबी बेल जाने लगी, फिर जैम डिमोरा का स्वर कानों में पड़ा। कहो देवराज चौहान। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। अच्छा। जैम डिमोरा कुछ पल खामोश रहकर बोला, बात फोन पर नहीं हो सकती? नहीं। कब मिलना चाहते हो? जब भी तुम चाहो। कल सुबह 10 बजे का वक्त कैसा रहेगा? गिरीश सोनी के यहाँ, उसी डिटेक्टिव एजेंसी में। ठीक है, हम कल सुबह 10 बजे मिलेंगे जैम डिमोरा। देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। फिर जगमोहन को देखकर बोला, गिरीश सोनी के यहाँ कल सुबह 10 बजे जैम डिमोरा से मुलाकात होगी। जो तुम्हारे मन में है वो तुम करो, जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं डिमोरा पर नजर रखना चाहता हूँ। कैसी नजर? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तुम अपनी कोशिश करो, मैं अपनी कोशिश करना चाहता हूँ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें वॉल्ट का ख्याल छोड़कर टिमोरा से निपटना पड़े। इस बात की भी तैयारी हमें रखनी चाहिए। तुम कल गिरीश सोनी के यहाँ डिमोरा से मिलो, जबकि मैं बाहर रहकर वहां नजर रखूंगा और ये देखूंगा कि वो वहां पर अकेला आता है या उसके साथ कोई सिक्योरिटी भी है। तुमसे मिलने के बाद वो कहाँ जाता है, किस जगह को अपना ठिकाना बना रखा है, जैम डिमोरा की हर बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 10:25 पर देवराज चौहान ने शार्प डिटेक्टिव एजेंसी के ऑफिस में प्रवेश किया। वहां वही लड़की बैठी थी रिसेप्शन पर। वो उसे गिरीश सोनी के ऑफिस में छोड़ गई। वहां गिरीश सोनी भी था और जैम डिमोरा भी। हेलो देवराज चौहान। जैम डिमोरा खुले दिल से मिला। मैं यहाँ 10 बजे ही पहुंच गया था। उसने हाथ मिलाया।
गिरीश सोनी ने भी उठकर हाथ मिलाया, बोला, बैठो। इसके साथ ही गिरीश सोनी ने इंटरकॉम पर 3 कॉफी का ऑर्डर दिया। देवराज चौहान तब तक कुर्सी पर बैठ चुका था। जैम डिमोरा भी कुर्सी पर बैठने के बाद देवराज चौहान को ही देख रहा था। कहो। जैम डिमोरा उसी पल मतलब की बात पर आता हुआ बोला, ये मुलाकात तुमने क्यों रखी? डायमंड वॉल्ट में डकैती नहीं हो सकती, देवराज चौहान ने कहा। जैम डिमोरा के होंठ सिकुड़े। गिरीश सोनी ने गहरी सांस ली। वॉल्ट में डकैती नहीं हो सकती, ये बात डकैती का जादूगर कह रहा है। मुझे तो हैरानी हुई ये बात सुनकर। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। तुम लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचो, परंतु मैं जानता हूं कि मैं साधारण सा इंसान हूं। वही काम कर सकता हूं जो इंसान कर सकते हैं। डकैती करना मेरा काम है, लेकिन ये जरूरी भी तो नहीं कि मैं हर जगह डकैती कर सकूं। जैम डिमोरा ने सिर हिलाकर कहा, 2 दिन में तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि वहां डकैती नहीं कर सकते तुम? वहां की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है। वॉल्ट में सुरक्षा जबरदस्ती होती है, परंतु इसमें मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि डकैती की जा सके, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं चाहता हूं कि तुम भी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानो कि वॉल्ट वालों ने क्या इंतजाम कर रखे हैं। इससे क्या फायदा होगा? मैंने तो डकैती करनी नहीं है, जैम डिमोरा बोला। तुम्हें सुनने में कोई एतराज है? देवराज चौहान की निगाह जैम डिमोरा के चेहरे पर जा टिकी। नहीं, एतराज कैसा? जैम डिमोरा ने कंधे उचकाए। तुम बताना ही चाहते हो तो सुन लेता हूं, देवराज चौहान ने गिरीश सोनी से कहा। तुम भी सुन रहे हो ना? हाँ, गिरीश सोनी बोला। पर यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि डायमंड वॉल्ट में डकैती नहीं की जा सकती। ये बात पहले तुमने कही थी, लेकिन अब मैं कहता हूं, उस वॉल्ट में डकैती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें यह बात जैम डिमोरा यानी कि इसे समझानी चाहिए कि इसकी दौलत ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां से इसे वापस नहीं मिल सकती। जैम डिमोरा के सामने मैं बच्चा हूं, गिरीश सोनी मुस्कुरा पड़ा। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं डिमोरा साहब को समझा सकूं। देवराज चौहान ने जैम डिमोरा को देखा तो डिमोरा भी मुस्कुराया। तो तुम्हें अब डायमंड वॉल्ट के इंतजामों के बारे में सुन लेना चाहिए, देवराज चौहान ने डिमोरा से कहा। 2 दिन में तुमने सब मालूम कर लिया? इतना तो मालूम कर ही लिया कि तुम्हें बता सकूं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान ने डायमंड वॉल्ट की सारी सुरक्षा व्यवस्था बताई। आधे घंटे तक बताता रहा। वो बोलता रहा, दोनों सुनते रहे। इस दौरान कॉफी भी आई। वो कॉफी भी समाप्त कर चुके थे। सब कुछ कहकर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। जैम डिमोरा एकटक देवराज चौहान के चेहरे पर नजरें टिकाए हुए था। वॉल्ट की सुरक्षा किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है, देवराज चौहान के खामोश होते ही गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं वॉल्ट की थोड़ी बहुत सुरक्षा के बारे में जानता था, अब सब कुछ मालूम हुआ, देवराज चौहान ने जैम डिमोरा से कहा। तुम ही कहो कि यह काम कैसे हो सकता है? वॉल्ट में प्रवेश करना ही कठिन है, सफल नहीं हुआ जा सकता। तुम्हारी दौलत को बाहर लाने की बात तो दूर है। बेहतर होगा कि तुम ही मुझे कोई रास्ता सुझा दो। ये काम तुम्हारा है, सैम डिमोरा बोला। तुमने अब तक समझ ही लिया होगा कि वॉल्ट में, देवराज चौहान ने कहा। अपनी जादूगरी दिखाओ देवराज चौहान। गिरीश कहता है कि तुम डकैती के जादूगर हो। गिरीश ये भी कहता है कि वॉल्ट में डकैती नहीं की जा सकती। तुमने ये बात क्यों नहीं सुनी? देवराज चौहान ने चुपते स्वर में कहा। अगर ये काम हो सकता तो मैं पीछे क्यों हटता? मुझे अपनी दौलत चाहिए, वो सारे बेशकीमती हीरे जवाहरात चाहिए जो मैंने जिंदगी भर मेहनत से चुन चुन कर इकट्ठे किए हैं। उनके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करूंगा। मुझे वो जरूर चाहिए। सैम डिमोरा का स्वर शांत और दृढ़ था। यह संभव नहीं। तुम्हें सोहनलाल जिंदा चाहिए कि नहीं?
जैम डिमोरा ने देवराज चौहान को देखा। अब मैं तुमसे सोहनलाल की ही बात करने वाला था, देवराज चौहान ने कहा। ये तो तुमने समझ ही लिया है कि वॉल्ट में डकैती नहीं की जा सकती, तुम्हारे हीरे जवाहरात बाहर नहीं निकाले जा सकते। परंतु इन्हें पाने का मैं तुम्हें आसान रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन शर्त यह होगी कि सोहनलाल को मेरे हवाले करना होगा। आसान रास्ता बताने के एवज में सोहनलाल तुम्हारे हवाले कर दूं? जैम डुमरा मुस्कुराया। हाँ, सोहनलाल तुम्हें तभी वापस मिलेगा जब मेरी दौलत मुझे वापस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सोहनलाल तुम्हारे किसी काम का नहीं, ये सोचना मेरा काम है कि वो मेरे काम का है या नहीं। तुम मुझे सलाह मत दो, जैम डिमोरा ने देवराज चौहान को घूरा। तुम मुझे वो हीरे जवाहरात पाने का आसान रास्ता बताने जा रहे थे, क्या है वो? तुम्हें हीरे जवाहरात मिल गए तो तुम सोहनलाल को छोड़ दोगे? जैम डिमोरा ने हाँ में सिर हिलाया। आसान रास्ता यही है कि विनय बरूटा को पकड़ो, वो तुम्हें वॉल्ट से हीरे जवाहरात निकाल कर दे देगा। ये तो तुमने नई बात नहीं बताई। सोच चुका हूं मैं, बरूटा हाथ में आया तो ऐसा ही करूंगा, जैम डिमोरा ने लापरवाही से कहा। परंतु वो मिल नहीं रहा, मेरे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। बरूटा को ढूंढने की खातिर हांगकांग से मेरे 50 से ज्यादा आदमी यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ के स्थानीय दादा भी मेरे इशारे पर बरूटा को ढूंढ रहे हैं। उसकी तलाश का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है, वो जरूर मिलेगा। इधर मैं तुम्हें आजमा रहा हूं कि शायद तुम मेरा काम कर दो, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं। सही समझे तुम, देवराज चौहान ने कहा। तो हमें ये बातचीत यहीं खत्म कर देनी चाहिए, कहकर जैम डिमोरा उठ खड़ा हुआ। पर मुझे सोहनलाल वापस चाहिए, देवराज चौहान बोला। ये तुमने कैसे सोच लिया कि इस तरह मैं तुम्हें सोहनलाल वापस दे दूंगा? जैम डिमोरा मुस्कुराकर टहलने लगा। उसने मेरे हीरे जवाहरात लूटे हैं, वो भी इस काम में शामिल था। अब उसकी सजा सिर्फ मौत है। वो एक ही सूरत में बच सकता था कि तुम वो हीरे जवाहरात वॉल्ट से निकाल कर मेरे हवाले कर देते, लेकिन तुम ये काम करने को तैयार नहीं हो। मैं तैयार हूं, परंतु ये काम, देवराज चौहान, सैम डिमोरा ने ठिठक कर देवराज चौहान की आंखों में झांका। मैंने दुनिया देखी है, तुमसे ज्यादा दुनिया देख चुका हूं, और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई भी काम इंसान के लिए कठिन नहीं है। अगर वो उसे पूरा करना चाहे तो जरूर पूरा करके ही रहेगा। इसलिए तुम ये मत कहो कि ये काम हो नहीं सकता। देवराज चौहान जैम डिमोरा को देखता रहा। दौलत नहीं तो सोहनलाल नहीं, बात खत्म, जैम डिमोरा ने दृढ़ शब्दों में कहा। वह पुनः टहलने लगा। गिरीश सोनी दोनों को बारी बारी गंभीरता से देख रहा था। चुप्पी लंबी होने लगी। जैम डिमोरा टहलता रहा। ठीक है, मैं वॉल्ट से हीरे जवाहरात निकाल कर तुम्हें दूंगा, देवराज चौहान कह उठा। मैं जानता हूं तुम ये काम कर सकते हो, अपने काम को करना तुम बखूबी जानते हो, जैम डिमोरा ने टहलते हुए कहा। लेकिन ये काम जल्दी करो। अगर बरूटा हाथ लग गया, उसके द्वारा हीरे मुझे वापस मिल गए, तो सोहनलाल तुम्हें नहीं मिलेगा। देवराज चौहान उठते हुए बोला। तुम्हें मेरे साथ डायमंड वॉल्ट में चलना होगा। डायमंड वॉल्ट में? जैम डिमोरा उसी पर ठिठक गया। तुम वहां एक केबिन किराए पर लोगे, तुम्हारे साथ मैं भी भीतर जाऊंगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं भीतर से वॉल्ट को देखना चाहता हूं। अगला दृश्य। डायमंड प्राइवेट वॉल्ट बांद्रा वेस्ट की मुख्य सड़क पर 7 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित था। भीतर जाने का नीचे के फ्लोर का रास्ता आधा आधा बटा हुआ था। आधी जगह डायमंड प्राइवेट वॉल्ट के पास थी, बाकी की आधी जगह ऊपर की मंजिलों पर बने ऑफिस आने जाने वालों के लिए इस्तेमाल करते थे। यह भीड़ भाड़ वाली जगह थी। सामने चलती सड़क थी जहां हर समय ट्रैफिक दौड़ता रहता था। इस इमारत का नाम सरस्वती मेंशन था। सरस्वती मेंशन में दिन रात काम होता था। दिन में तो ऑफिस खुले रहते ही थे, रात को भी ऑफिसों में काम होता था। कुछ आधी रात को बंद हो जाते थे तो कुछ चलते रहते थे। सरस्वती मेंशन कमर्शियल इमारत थी। भीतर प्रवेश करने का जो हिस्सा डायमंड वॉल्ट के अधीन था, उस तरफ की दीवार 8 फीट ऊंची थी।
इतना ही बड़ा लोहे की सलाखों वाला मजबूत गेट लगा था जो कि आधा बंद था और बाहर की तरफ एक गनमैन मौजूद था। गेट के भीतर एक लकड़ी का केबिन नजर आ रहा था जिसके पास एक गनमैन खड़ा था और भीतर खुली जगह में अन्य गनमैन पहरा देते दिख रहे थे। गेट से 25 कदम भीतर एल्युमिनियम के फ्रेम वाला शीशे का दरवाजा दिख रहा था। शीशों पर फिल्म चढ़ी थी, वो काले थे। दोपहर का 1 बज रहा था जब एक कीमती कार वॉल्ट के बाहर गेट के पास आकर रुकी। उस कार को देवराज चौहान ड्राइव कर रहा था। जैम डिमोरा उसके बगल में बैठा था। देवराज चौहान ने बाहरी दीवार के पास कार पार्क की और दोनों बाहर निकलकर मुख्य गेट के पास पहुंचे। गनमैन सतर्क सा उन्हें देखने लगा। हमने वॉल्ट में जगह किराए पर लेनी है, देवराज चौहान ने कहा। लॉकर जैसा कुछ? जी सर। गनमैन ने खुले गेट से भीतर लकड़ी के केबिन की तरफ इशारा किया। आप वहां जाइए। जैम डिमोरा और देवराज चौहान भीतर केबिन के पास पहुंचे। आने की वजह बताई भीतर बैठे गनमैन को। वो गनमैन उन्हें सामने बने ऑफिस में ले गया। उन्हें भीतर छोड़कर बाहर निकल गया। ये 10 बाई 12 का कमरा था। भीतर 8 फीट लंबी टेबल थी जो कि 3.5 फीट चौड़ी थी। टेबल पर 2 कंप्यूटर रखे थे। कुर्सियों पर 2 व्यक्ति बैठे थे। एक कंप्यूटर पर व्यस्त था, दूसरे ने एक रजिस्टर खोल रखा था। सामने दीवार के साथ लंबा गद्देदार सोफा लगा था जिस पर एक साथ 5 लोग बैठ सकते थे। उसी सोफे पर सादी कमीज पैंट पहने 40 बरस का एक व्यक्ति मौजूद था। उसकी लंबाई 6 फुट को छू रही थी। वो सेहतमंद, सतर्क, चुस्त चुस्त चालाक दिख रहा था। उसकी आंखें चाकू की धार की तरह पैनी थी। नाक कुछ लंबा और तीखा था, पतले होंठ आपस में चिपके हुए थे और कान कुछ बड़े थे। सिर के बाल छोटे थे। वो सांवले से कुछ बेहतर रंग का था। उसकी गर्दन कम और आंखों की पुतलियों को ज्यादा हरकत करते महसूस किया देवराज चौहान ने। एक ही नजर में देवराज चौहान समझ गया कि ये वॉल्ट का जासूस सुधीर कावले है। जैम डिमोरा ने कुर्सियों पर बैठे लोगों को अपने आने की वजह बताई। तो आप वॉल्ट के कस्टमर बनना चाहते हैं? कंप्यूटर के सामने बैठे व्यक्ति ने कहा। आपका स्वागत है, बैठिए। देवराज चौहान और जैम डिमोरा बैठ गए। अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम जैम डिमोरा है। ये मेरा भाई है। जैम डिमोरा ने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। मैं एनआरआई हूँ, हांगकांग का निवासी हूँ, अब परमानेंट इंडिया शिफ्ट हो रहा हूँ। जैम डिमोरा ने पासपोर्ट निकालकर उसके सामने किया। यह मेरा पासपोर्ट है, मैं अपना कीमती सामान इस वॉल्ट में रखने की सोच रहा हूँ। उस व्यक्ति ने पासपोर्ट लिया, देखा। मिनट भर वो पासपोर्ट के पन्ने पलटता रहा, देखता रहा। फिर पासपोर्ट वापस करते हुए जैम डिमोरा से मुस्कुराकर कहा, आप वॉल्ट के कस्टमर बनेंगे तो हमें खुशी होगी। जैम डिमोरा ने पासपोर्ट उठाकर जेब में रखा। क्या लेंगे आप लोग? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? थैंक्स, मैं जल्दी में हूं और काम की बात करना चाहता हूं, जैम डिमोरा बोला। उस व्यक्ति ने देवराज चौहान को देखा। ये आपके भाई हैं? जी हाँ। ये भी हांगकांग में रहते हैं? जी नहीं, ये मुंबई में ही रहते हैं, जैम डिमोरा ने कहा। तभी पीछे बैठा सुधीर कावले उठा और खड़ा हो गया। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर सरसरी तौर पर कावले की तरफ देखा। कावले उन्हें ही देख रहा था। देवराज चौहान ने नजरें फेर ली। वॉल्ट में क्या लेना चाहते हैं आप? जो सामान आप रखना चाहते हैं वो ज्यादा है या कम? मेरे ख्याल में, जैम डिमोरा ने मुस्कुराकर कहा, आप एक बार मुझे दिखा दीजिए कि आपके पास क्या क्या है, कैसी जगह है सामान रखने के लिए वॉल्ट में। तब मैं बता दूंगा कि मुझे कौन सा ठीक रहेगा। जरूर, वो व्यक्ति उठते हुए बोला, आइए मेरे साथ। देवराज चौहान और जैम डिमोरा उठ खड़े हुए। वो व्यक्ति अपने पीछे बने दरवाजों की तरफ इशारा कर वो व्यक्ति अपने पीछे बने दरवाजे की तरफ इशारा। हमें इस दरवाजे से भीतर जाना है, आप लोग उधर से टेबल के साथ घूम कर इधर आ जाइए। देवराज चौहान और जैम डिमोरा ने ऐसा ही किया। जबकि देवराज चौहान सोच रहा था कि इस दरवाजे के बारे में उसे नहीं पता चला। ना तो अकाउंट डिपार्टमेंट की उस औरत ने बताया, ना ही केशवानी ने इस दरवाजे का जिक्र किया। दोनों उसके पास पहुंचे तो वह दरवाजा खोलता हुआ बोला, आइए। तीनों भीतर प्रवेश कर गए। दरवाजा बंद हो गया। देवराज चौहान और डिमोरा ठिठके और उनकी निगाह इस कमरे में घूमने लगी। यहाँ लकड़ी का एक छोटा कमरा बना था, दूसरा उससे छोटा था। देवराज चौहान उसी पल समझ गया कि वॉल्ट में मौजूद रूम केविन का यहाँ
मॉडल बना रखा है कि जो भी वॉल्ट में किराए पर कुछ लेना चाहे, देखना चाहे तो उसे दिखाया जा सके। जबकि देवराज चांद सोच रहा था कि देखने के बहाने उसे वॉल्ट में जाने का मौका मिलेगा। यानी जिस बात के लिए वो आया था वो नहीं होने वाला है। ये देखिए, वो व्यक्ति लकड़ी के रूम की तरफ इशारा करता हुआ कह उठा। ये रूम है जो कि वॉल्ट में है, ठीक उसी के साइज का है और इसे हम केबिन कहते हैं। इसमें भी देख लीजिए कितनी जगह है। और ये वो एक छोटे से टेबल के पास पहुंचा जहां लॉकर का मॉडल रखा था। ये लॉकर है, आप तीनों को देख सकते हैं। जो आप पसंद करें वो आपको मिल जाएगा, किराया आपको बता दिया जाएगा। देवराज चौहान और डिमोरा ने रूम के और केबिन के भीतर की जगह को देखा। जैम डिमोरा ने पलटकर उस व्यक्ति से बोला, मैंने तो सोचा था कि आप हमें वॉल्ट में ले जाकर दिखाएंगे। वॉल्ट में सुरक्षा के नाते उसके भीतर ऐसे नहीं जाया जा सकता। रूम केबिन के मॉडल इसलिए यहाँ बना रखे हैं, जगह के हिसाब से कस्टमर पसंद कर ले। कागजी कार्रवाई पूरी होने पर जब कस्टमर ने सामान रखना हो तो तब उसे भीतर ले जाया जाता है। अगर कोई वॉल्ट के भीतर जाकर देखना चाहे तो ये वॉल्ट के नियमों में नहीं आता, ऐसा संभव नहीं है, उसने स्पष्ट कहा। यहाँ की सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा के प्रति हम लोगों को पूरी तसल्ली है। यह मुंबई का सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। आप अपना कीमती सामान यहाँ रखकर निश्चिंत हो सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेवारी का पता है, उसने कहा। कस्टमर अगर सुरक्षा के बारे में जानना चाहे तो क्या? कस्टमर को सुरक्षा से वास्ता रखती बातें नहीं बताई जाती। ऐसी बातों को वॉल्ट सीक्रेट रखता है। जैम डिमोरा ने देवराज चौहान को देखकर कहा, तुम्हारा क्या विचार है? सोचना पड़ेगा कि हम अपना सामान यहाँ रखें या नहीं रखें, क्योंकि हमारा सामान बहुत कीमती है। आप लोग डायमंड वॉल्ट पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, उस व्यक्ति ने कहा। फिर भी, देवराज चौहान ने कहा, हमें सोचने का वक्त चाहिए। जरूर सर, आप कभी भी डायमंड वॉल्ट की सेवाएं लेने आ सकते हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। तीनों उस कमरे से निकलकर पहले वाले कमरे में आ गए। देवराज चौहान की निगाह सुधीर कावले की तरफ उठी। आप दोनों भाई नहीं हैं, कावले ने सामान्य स्वर में कहा। यह बात कैसे कह सकते हो? देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। आप दोनों के चेहरों में किसी प्रकार की समानता नहीं है, कावले का स्वर भावहीन था। देवराज चांद को सुधीर कावले की प्रतिभा को मानना पड़ा कि वो हर छोटी से छोटी बात का कितना ध्यान रखता था। जासूस के तौर पर ये सच में खतरनाक इंसान है। हम कजन हैं, देवराज चौहान ने कहा। शीशे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान और जगमोहन देवराज चौहान और जैम डिमोरा वॉल्ट की इमारत से निकलकर कार में जा बैठे। बात नहीं बनी, जैम डिमोरा बोला। तुम वॉल्ट को भीतर से देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सब इंतजाम कर रखा है। वॉल्ट वाले बहुत सतर्क रहने वाले लोग हैं, तभी उन्होंने मॉडल बना रखे हैं कि कोई देखना चाहे तो देख ले, वॉल्ट में ले जाने की जरूरत ना पड़े। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। इसी से ही पता चल जाता है कि वो लोग सुरक्षा के प्रति कितने सजग हैं। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और बैंक बैक करके सड़क पर बढ़ा दी। अब ये तुम्हें देखना है कि तुम ये काम कैसे करोगे, जैम डिमोरा ने कहा। करोगे तो सोहनलाल मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, होंठ भींचे कार चलाता रहा। अब हमें अलग हो जाना चाहिए, जैम डिमोरा बोला। हम वहां चल रहे हैं जहां मेरी कार खड़ी है, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। चलिए दोस्तों, डकैती का जादूगर का भाग 9 यहीं खत्म करते हैं। कल किसी भाई ने पूछा था, शायद कल या परसों, कि कितने भाग होंगे इसके। तो 9 भाग हो चुके हैं और अभी 40 ये और 6 वो 46 पन्ने बाकी हैं। तो कम से कम एक सवा एक, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक भाग में एक और भाग होगा, तब कहीं जाकर ये खत्म होगा। ठीक है। और अब हम अपनी हमेशा की तरह, हमेशा मतलब जो हमारी नई रस्म है उसके हिसाब से आपके कमेंट्स देखकर उसका उत्तर दे दें।
कमेंट्स का उत्तर देने के लिए 22 लोगों ने कमेंट किया है। मोस्टली अलग अलग जगहों पर कमेंट किया है। ठीक है, देखते हैं सबसे पुराना कमेंट किसका है। शब्बीर भाई का। शब्बीर भाई, इस उपन्यास के सारे एपिसोड में मेरा पसंदीदा एपिसोड यही है। ये तो कल वाला नहीं लग रहा मुझे कमेंट। मुझे तो लगा कि यात्रियों का जहाज संक्षिप्त में हमारी कल्पनाओं पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन शुक्र है 7 एपिसोड में जरा विस्तार से सभी के बारे में बताया है। और ज्यादा मजेदार एपिसोड यही है। बहुत ही आनंद आया। आप इसे ही मजेदार उपन्यास पढ़ते रहें। हम सब आपके साथ हैं विक्रम भाई। धन्यवाद शब्बीर भाई। अच्छा लगा आपने ये इसके ऊपर 2 बार कमेंट किया है। मैं दोबारा से सुनने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या था इसमें कि आपको इतना ज्यादा पसंद आया। खैर, धन्यवाद। सुखदीप जी कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, हमारा कमेंट नहीं पढ़ा आपने एपिसोड 6 वाला, इसलिए आज जल्दी कमेंट किया। अरे भाई, आपका कमेंट नहीं मिला? ये आपने कल भी कमेंट किया था। मुझे नहीं मिला कोई भी आपका कमेंट एपिसोड 6 का। मैंने कल देख लिया था, मैंने कल भी आपको बताया था। खैर, आपने कमेंट किया है, उसके लिए धन्यवाद। लखनऊ वाले बाबा जी का कमेंट है, विक्रम भाई जय महादेव, इस पार्ट का तो मजा खराब हो गया। इतना इंतजार के बाद अब नेक्स्ट पार्ट कल ही आ जाएगा। अच्छा नहीं लगता सिर्फ कमेंट के लिए टाइम दिया। वैसे वो भी जरूरी है, सबकी भावनाएं रखती हैं कमेंट में, पर तब भी आज अच्छा नहीं लगा। क्या नहीं अच्छा लगा बाबा जी? ओके भाई, खुश रहिए, गुड बाय। देवकांता मत उलझन भाई, देवकांता में मत उलझना भाई। लोगों को समझ नहीं आएगा क्योंकि वो देखने की चीज है, सिर्फ सिंपल नॉवल या लैंग्वेज ही सुनने में अच्छा लगेगा, बाकी आप जानो। जाते जाते एक सलाह थी। ओके दोस्त, जय हो। अमर त्रिपाठी बाबा फ्रॉम लखनऊ। सो बाबा जी, मूड खराब हो गया? किस लिए खराब हो गया आपका मूड? हैरानी है मुझे। चलो, और दूसरी बात देवकांता की, तो देवकांता वहां मैंने देखा है कॉमिक्स वालों ने सारे भाग ऑलमोस्ट डाल रखे हैं और कुछ डालते जा रहे होंगे। तो अपना तो पुराना असूल है, पहले खींची हुई लाइन के ऊपर अपन नहीं चलता। अपनी लाइन हम जहां से खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू होती है। कालिया 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 कालिया, याद है? नहीं नहीं, कोशिश ये है कि हम कोई ना कोई ओरिजिनल कहानी पढ़ें। खैर, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद बाबा जी। जय महादेव। बाकी कॉम फिर आपका कमेंट फिर है एक, बाकी सबके कमेंट्स देखने आंसर करने के लिए थैंक्स डियर ब्रदर। धन्यवाद भाई जी। बाकी सबके कमेंट्स आंसर, दूसरी बार फिर कमेंट किया आपने। कुछ समय बाद भूल जाओगे देवराज का को बढ़िया फिर आएगा तो देखते हैं। क्या? कुछ समय बाद भूल जाओगे देवराज का को बढ़िया फिर आए तो देखते हैं। बाबा जी, ये समझ में नहीं आया। आप जरा दोबारा से लिखिएगा, क्या लिखना चाह रहे थे आप? विजय भाई का कमेंट है अगला। आ गया डकैती का जादूगर अपने असली रूप में, हम देखते हैं क्या होता है। ये सिक्योरिटी भी नहीं रोक पाएगी उसको। बेहतरीन प्रस्तुति, अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा। अगले एपिसोड का इंतजार मुझे भी रहेगा विजय भाई, लेकिन बात यह है कि वो जो मजा हम सोच रहे थे कि इस एपिसोड में आएगा, वो भी नहीं आया है। अब अगले एपिसोड का नाम है हांगकांग में डकैती। ये मैं अपनी ऐसी अपने दिमाग से कह रहा हूँ। तो सामान पड़ा हुआ है भारत में और डकैती होगी हांगकांग में। कहानी कहीं और जाएगी ये, मुझे नहीं लगता कि, खैर देखते हैं। पर हाँ, आप, मुझे ये वाला एपिसोड, आज का एपिसोड पढ़ के काफी निराशा हुई कि देवराज चौहान अपने हाथ बंधे देख रहा है। जबकि मैं सोच रहा था कि वो जो ट्रिक उसने 52 पत्ते में लगाई थी, वही ट्रिक वो लगाने जा रहा था। याद है ना? करीब करीब लगाने जा रहा था वो, और लेकिन उन्होंने उसे घुसने नहीं दिया। उसने कहा भाई आओ तुम्हें मॉडल दिखाएं, ऐसे ही यहाँ। तो खैर, पर हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। अमित भारती कह रहे हैं, मैनी मैन थैंक्स सर, थैंक्स फॉर दी अपलोड। थैंक यू अमित जी। सुशील भाई कह रहे हैं, सुशील त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, विधाता हमेशा खुश रखे, ये दुआ है मेरी ईश्वर से।
सुशील त्यागी जी फ्रॉम हरिद्वार, धन्यवाद सुशील जी। हमारी भी यही दुआ है ईश्वर से, आपको और सारी दुनिया को विधाता हमेशा खुश रखे। विक्रम भाई, चित्रताज के दावेदार और कौन देगा ताज? चित्रा ताज के दावेदार और कौन देगा ताज? ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज, है? तो दिनेश भाई, ये तो वहां उनके पास पड़ी हुई है यार, कॉमिक्स वालों के पास, उन्होंने इसको ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। जो कहानी ऑलरेडी अपलोडेड है उसे हम क्यों करें, है ना? एक तो एफर्ट वेस्ट, ऊपर से जो कहानी लोगों ने सुन रखी है उसको दोबारा सुनाने का कोई फायदा नहीं है। खैर, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। विक्रम भाई, मेरे विचार, शब्बीर भाई का कमेंट है, विक्रम भाई, मेरे विचार और मेरी समझ के हिसाब से उस वक्त में मैं दूसरे लेखकों को नहीं समझ पाता था। मैंने आपके बारे में बात नहीं करी, मैं अपनी बात कह रहा था। हाँ हाँ, मैं भी समझ गया। अरे आप बुरा मत मानिए शबीर भाई, वो तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि हाँ, होता है। क्योंकि वो, अब ये जो हम डकैती का जादूगर हम पढ़ रहे हैं, ये कम से कम नहीं तो 10 साल पुराना का नॉवल होना चाहिए ये, शायद इससे पुराना हो। ठीक है, इससे पुराना हो ये नॉवल, और ये भी उपलब्ध नहीं था उस वक्त। मतलब जो कहानी पिछले 10-12 साल में बदली है ना, वो बहुत, उसने बहुत तेजी से भारत को बदल दिया, खासतौर पे इंटरनेट ने। दुनिया भर का इसलिए नहीं पता कि बाकी दुनिया के देशों का हमें पता नहीं, लेकिन हमें तो भारत का पता है। तो भारत में जीवन और भारत का जीवन स्तर इंटरनेट की वजह से बहुत कुछ बहुत जल्दी बदल गया है। बाकी आपकी बात सही है। हाँ, अ, एक तो सुरेंद्र मोहन पाठक जी के नॉवेल्स जो होते थे वो थोड़े फ्लैशी ज्यादा होते थे, हो सकता है वो बिकते भी ज्यादा हों, तो इसलिए लोग सामने सामने रखते हों। और वैसे भी हम्म, क्या वजह हो सकती है और किसी का नाम ज्यादा ना आने की? ऐसा नहीं है, नाम तो और भी बहुत से लोग थे और हैं, कहने का मतलब कि जिन्होंने लिखा है। मतलब गिनने को आ जाए तो आज कितने नाम हैं इस वक्त, उंगलियों पे गिना जाए तो। केशव पंडित हैं, मतलब अगर उनको छोड़ दें, वो परशुराम है, राजवंश है, राजभारती है, वेद प्रकाश कंबोज है, विक्की आनंद है, राजहंस है, कितने सारे हैं इसी जनरा के लिखने वाले। बाकी वो गुलशन नंदा और वो सब तो अलग ही दुनिया में रहते थे। तो खैर, मेरे कहने का मतलब यही था कि अ, बाकी जिन्होंने, पुराने जो लिखने वाले थे, वो जयंत कुशवाहा और वो सब, तो वो एक अलग दुनिया थी। वो तो अब नॉवल मिलेंगे भी नहीं मुझे लग रहा। खैर, मैं आपकी बात तो समझ गया हूँ। आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो बुरा नहीं मानिएगा। अवतार बुरा कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, कहानी तो अब शुरू हुई है असली देवराज चांद की। जी हाँ, हुई तो है, लेकिन उस तेजी से और उतनी चमकीली कहानी हुई नहीं है। आप समझ जाएंगे इस एपिसोड को सुनने के बाद कि मैं क्यों कह रहा हूँ। एक और कमेंट है आपका, विक्रम भाई नमस्कार, सीरीज नावलों के नाम है जीत का ताज, ताज के दावेदार, कौन लेगा? अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गया। वो जो ताज का, ताज के सीरीज की बात कर रहे थे वो, तो ये ऑलरेडी मैंने कहा ना, वो कॉमिक्स वालों के पास है उपलब्ध। तो दोबारा से एफर्ट मारने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा, ओरिजिनलिटी नहीं बन पाएगी। घूमना फिरना भाई कह रहे हैं बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, कहानी दूसरी तरफ चली गई। हाँ, चली तो गई है दूसरी तरफ, अब ये जब तक तीसरी तरफ नहीं जाती बात नहीं बनेगी, देखते हैं। बताइएगा ये एपिसोड सुनने के बाद क्या लगा आपको, कि सच में चली गई है दूसरी तरफ? खैर, कमेंट के लिए धन्यवाद भाई। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं, विक्रम भाई, सोहन लाल की गलती ने देवराज चांद को मुसीबत में डाल दिया।
अ, अमर सिद्धू जी, फिर दोस्ती किस बात की? दोस्ती एक पैकेज डील होती है। जहां आपको कुछ फायदे मिलते हैं वहां कुछ नुकसान भी आते हैं उसी आदमी के साथ। तो दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, है ना? खैर, कमेंट के लिए धन्यवाद। शैलेश भाई कहते हैं पावड़े मारा गया, रघु मारा गया, यहाँ तक कि माया भी मारी गई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। विनय बरूटा जाम जैम डिमोरा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि अगले एपिसोड में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कहानी का वर्णन अच्छा है विक्रम भाई, अच्छा काम किया है। भाई, आपने सही आइडिया दिया, लग मुझे भी रहा था। मुझे तो ये लग रहा था कि जैम डिमोरा ने कोई पैसा पूसा नहीं भेजा होगा, खामखा ईंटें भर के वो अटैची भेज दिए और अपने ही आदमियों द्वारा उठवा लिया। और अब देवराज चौहान और विनय बरूटा को लगाएगा कि जाओ वहां से वो चीज उठा के ला कर दो मुझे, जैसे 52 पत्ते में हुआ था किसी और के पैसे उठवाने के तरीके से। लेकिन यहाँ आज के एपिसोड के बाद क्या लगा, जरा ये बताइएगा मुझे। क्या आपकी सोच के मुताबिक जा रही है कहानी उस तरफ को जिस तरफ आपने सोचा था? मुझे नहीं लगता। खैर, अगले एपिसोड में निकल आए तो कोई हैरानी नहीं होगी। चलिए, कमेंट के लिए धन्यवाद। टेक सॉल्यूशन फॉर ब्लाइंड जी कह रहे हैं भाई नहीं, वेरी नाइस सर, थैंक यू सर। सनातन भाई कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति भाई, न्यूज में पंजाब का हाल देखकर बहुत दुख हुआ, हमारी संवेदना उनके साथ है। धन्यवाद भाई, सच में बहुत बुरा हाल है। और अभी भगवान ना करे किंतु अभी असली असर तो बाढ़ का दिखेगा जब ये पानी उतरेगा। जमीनें खराब हो गई हैं, फसलें खराब हो गई हैं, लोगों के घर हो गए हैं। समस्या की ग्रेविटी आप इस बात से लगा लीजिए कि सरकारी आंकड़ा है कि 2 लाख भैंसें मर गई हैं। आप समझ सकते हैं कि जब ये पानी उतरेगा, जो सूरज चमकेगा, अगर सरकार ने ठीक से काम ना किया तो कोई महामारी भी फैल सकती है, भगवान ना करे। खैर, अच्छा लगा ये जानकर कि आपके मन में भी पीड़ा है, जो कि सारे भारत के मन में है, किंतु प्रकृति के आगे कोई जोर नहीं चलता। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। मनोज बाल्यान जी कह रहे हैं गुड, धन्यवाद मनोज जी। संतोष मुखर्जी कह रहे हैं जय हो विक्रम भाई, बहुत बढ़िया। मैं पुणे भीमा शंकर से हूँ, आपकी आवाज सुनने को हमेशा बेताब रहता हूँ। हर हर महादेव, आपका शुभचिंतक। हर हर महादेव संतोष जी। पुणे, पुणे बहुत जबरदस्त शहर है, मैं गया हूँ एक बार वहाँ, बहुत पहले। भीमा शंकर याद नहीं आ रहा मुझे। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। आपने एक और कमेंट किया है, जय हो विक्रम भाई में, अच्छा उसी कमेंट को आपने दोबारा कर दिया। खैर, धन्यवाद। ममता पाटिल जी का कहना है मस्त, धन्यवाद ममता जी। दिनेश भाई कह रहे हैं विक्रम भाई जीत का ताज था। हाँ हाँ, मैं आपका कमेंट आ गया था पहले भी। जीत का ताज यहीं कहीं था ना, आपने पहले कमेंट किया कि नहीं? किसने किया था? हाँ 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 हाँ, आपने अभी तो थोड़ी देर पहले कमेंट किया, 17 घंटे पहले का कमेंट है, और फिर अब आया है दोबारा से 10 घंटे पहले। हाँ, तो दिनेश भाई ऑलरेडी है तो सही यार, ये वहाँ कॉमिक्स वालों के अड्डे पर। तो जो बात मैंने पहले कह दी है, क्यों दोहराऊं मैं उसे। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। कृष्णा भवन का कमेंट है कहानी बढ़िया, कहानी और लाइन पर आ गई, आखिर देवराज चौहान को डकैती करनी पड़ी। बढ़िया प्रस्तुति विक्रम भाई। हाँ कृष्णा बहन, करनी तो पड़ रही है, लेकिन करने का मन नहीं कर रहा देवराज चौहान का। बार बार घूम कर वो इसी बात पर कह रहा है कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। खैर, देखते हैं आगे। इस एपिसोड में तो कुछ नहीं निकला। श्याम सुंदर सिंधी जी का कमेंट है गुरु, इस उपन्यास में आपने शुरू में लेखक का नाम भी नहीं पढ़ा, उपन्यास का नाम भी नहीं बताया, अंत में भी कुछ भी शब्द नहीं बोले, इसका क्या कारण है? अच्छा, आप पार्ट 1 से कह रहे हैं? श्याम सुंदर जी, ये ना मैंने ऐसे ही कह लो सलाद की भांति पेश किया था। जैसे मेन कोर्स में
आप मेन डिशेज़ रखते हैं तो एक सलाद की प्लेट लगा देते हैं वहाँ कि चलो खाने से पहले यही रख लो, बस ये उस तरह था। आप पहले आदमी हैं जिन्होंने इसके बारे में पूछा है कुछ। यहाँ दरअसल महफ़िल लगी हुई है देवराज चौहान के दीवानों की। ये मैंने गलती से वहाँ फँसा दिया था और इसी चक्कर में मैंने पूरा का पूरा सारा का सारी कहानी रिकॉर्ड करके एक ही बार डाली थी, कुछ 1 घंटे के अंतराल में। इसकी तरह इंतज़ार नहीं करवाया था, वो तो मैं खुद पढ़ने लग गया था, तो जब मैं पढ़ ही रहा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड ही करूँ, जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, उसी चक्कर में। ख़ैर ये सुरेंद्र मोहन पाठक जी की कहानी है ब्लो अप नाम की। उसी को मैंने ब्लो अप नाम नहीं दिया, मैंने जानबूझ के दोहरी चाल दी क्योंकि पता नहीं क्यों उन्होंने ब्लो अप रखा था इसका नाम। मुझे पढ़ने के बाद दोहरी चाल अच्छा लगा नाम, तो मैंने वही नाम दे दिया। उम्मीद है आपको इतना वृत्तांत पसंद आया होगा। कुछ और जानना हो तो बताइएगा। कृष्णा बहन कह रहे हैं मुद्रा राक्षस बढ़िया कूटनीतिक, लेकिन एपिसोड काफ़ी छोटा होने से थोड़ी निराशा हुई। कृपया कम से कम 1 घंटे का एपिसोड ज़रूर सुनाएँ। बढ़िया प्रस्तुतिकरण हमेशा की तरह। धन्यवाद कृष्णा बहन। हाँ, वो मुझे दरअसल ये लगा कि ये ना मैं तो खुद बहुत हैरान था कि ये बीच में कैसे एकदम से कैसे खत्म हो गया। क्योंकि ये जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है इसको आगे पीछे करते-करते तो मेरा सोचना ये था कि शायद यू नो इसमें और ज़्यादा पेजेज़ होंगे। लेकिन वो अचानक बीच में अंत आ गया उसका। तो मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जिसे मैं सोच रहा था कि ये भाग तीसरे अंक का है, वो तो चौथे अंक का निकला, इस चक्कर में। अर्थात यदि मुझे पता होता तो इसी चक्कर में मैंने जो शुरू के डायलॉग्स हैं उनको ज़रा डिटेल में नहीं बताया। उसके ऊपर कोई अपना क्या कहें एक्सपर्ट कमेंट्स नहीं दिए थे, उसका कोई संदर्भ भी नहीं स्थापित किया। कि तो अब मैंने ध्यान दिया है कि अब अगली बारी 1 घंटे का हो जाए, 2 घंटे का हो जाए, जैसे नॉर्मल विस्तृत चलती है कहानी वैसे ही चलाएँगे। ज़्यादा हुआ तो 1 अंक को 2 हिस्सों में बाँट देंगे किंतु छोटा नहीं करेंगे। ख़ैर धन्यवाद, आपने इस बात की ओर इशारा किया और आपको निराशा हुई उसका मुझे खेद है, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा। अजय राजपूत जी का मुद्रा राक्षस पर आया है, वाह! बहुत खूब, लेकिन नॉवल की लेंथ थोड़ी लंबी हो तो क्या बात है। अजय राजपूत जी कॉपी पेस्ट जो मैंने कृष्णा बहन को कहा है वही उत्तर आपके लिए है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। और इसलिए कि ये एपिसोड मैं फटाफट रिकॉर्ड करूँ और इसे अपलोड करूँ, आप लोगों के तक पहुँचता हुआ करूँ। तो सारे कमेंट्स के उत्तर मैंने दे दिए हैं जो अब तक आए थे। आप लोगों के कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सुखदीप भाई, आपने जो कहा है कि मेरे 6 नंबर के उस पे उत्तर नहीं दिया है, तो मैं जब देखता हूँ 6 नंबर पे, तो उस दिन मैंने वर्बल उत्तर दिया है 7 नंबर के उसमें और आपके कमेंट का मैंने सबके कमेंट को ही केवल जैसे यहाँ पर एक लाइक के साथ एक बटन सा बना होता है, जो सबसे ज़्यादा आई मीन कंपैरेटिवली वो द बेस्ट ऑप्शन है, तो मैंने वो दिया है। अ, फिर भी मैं और देख लेता हूँ कोई और कमेंट हो तो, वैसे बचा नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिखता है नहीं तो। जब तक किसी कमेंट का उत्तर ना दूँ यानी उसके ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी ना करूँ या उसे लाइक कर दूँ या ये हार्ट वाला बटन दबा दूँ, तब तक वो जाता नहीं है। तो ख़ैर, धन्यवाद आप सबके कमेंट्स के लिए। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। डकैती का जादूगर भाग 10 में मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।